हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 1 के पार्ट 2 यानी कि इससे पहले हमने पार्ट 1 एक वीडियो बनाए हैं जिसमें इस चैप्टर का आधा एक्सप्लेन हमने किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो भी देखिए। आज मैं उससे आगे का जितने भी इसमें मेन पॉइंट हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। हमने उस वीडियो में हमने क्यूबा संकट तक बताए थे। आज इस वीडियो में हम उससे आगे का जितने भी मेन पॉइंट है उस पर डिस्कस करेंगे। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए थोड़ा सा क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा है। यह नज़दीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़वा सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ इसको क्या करते थे, अपना पैसा कौड़ी देते थे, यानी कि वित्तीय सहायता करते थे। सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि इसको सैनिक अड्डे के रूप में बदल लेंगे। 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकाने या शहरों पर हमला कर सकता था। अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी कुछ ऐसे भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए। अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इतिहास में इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। यही सब घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्यूबा मिसाइल संकट क्या है तो ये सारे पॉइंट आप वहाँ पे नोट करेंगे। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है क्योंकि पहली बार 2 बड़ी महाशक्तियां आमने सामने थी। अब है क्यूबा मिसाइल संकट के मुख्य नेता कौन कौन थे। प्रथम आपका हो गया क्यूबा, उसके बाद क्या था, क्यूबा का कौन था तो फिदेल कास्त्रो, सोवियत संघ का निकिता ख्रुश्चेव और अमेरिका का था जॉन एफ कैनेडी। ध्यान रखेंगे। अब जानते हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे हुआ। तो दोनों महाशक्तियों विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ को 2 गुटों में बांट दिया गया। विश्व 2 में बट गया। यह 2 ध्रुवीय विश्व है। इसी को 2 ध्रुवीय विश्व कहा गया। बंटवारा सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। बंटवारा जो है सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। पूर्वी यूरोप यानी कि सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप को सोवियत संघ कहा गया यानी कि दूसरी दुनिया, और पश्चिमी यूरोप को अमेरिका कहा गया यानी कि ये पहली दुनिया। अब पूर्वी यूरोप क्या है तो देखिए, पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए। पूर्वी यूरोप के जो यूरोप को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व और पश्चिम। तो पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश जो है ना ये सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए और इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। इसमें शामिल देश है पोलैंड हो गया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया। ये सब जो है ना पूर्वी यूरोप में शामिल हैं। अब है पश्चिमी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिम गठबंधन कहते हैं। इस गठबंधन में शामिल देश है ब्रिटेन हो गया, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम आदि। अब नेक्स्ट है नाटो। क्या है नाटो के विषय में थोड़ा जानते हैं। NATO नाटो पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक
का रूप दिया। कहते हैं कि पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। 4 अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। कहा गया कि अगर किसी एक देश पर अगर हमला होगा तो उसके संगठन का जितना भी देश है वो समझिए कि ये सारे देश पर हमला हुआ है, सभी उसका मदद करे। अमेरिका द्वारा विश्व युद्ध में लोकतंत्र को बचाना। अब उसका उद्देश्य था कि अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना। अब जानते हैं वर्सा संधि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वर्सा संधि के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वर्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि महाशक्तियों के लिए छोटे देश का महत्व क्या होता है। तो महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज के लिए भू क्षेत्र जैसे, ताकि यहाँ के महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सके। आर्थिक मदद जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। विचारधारा गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियों विचारों का पारस्परिक युद्ध जीत रही है। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका शीत युद्ध के परिणाम। क्या क्या परिणाम हुए शीत युद्ध के, ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपको 5 मार्क में पूछा जाएगा। तो इसका परिणाम हुआ, शीत युद्ध का प्रथम परिणाम हुआ गुट निरपेक्ष देशों का जन्म हुआ। अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध का टल जाना। अनेक सैन्य संगठन संधियाँ। 2 महाशक्तियों के बीच परमाणु जखीरे और हथियारों की होड़। 2 ध्रुवीय विश्व। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधि की जो इस प्रकार थी। प्रथम था सैन्य संधि, दूसरा था संगठन। सैन्य संधि जैसे अमेरिका नाटो हो गया। नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ। उसके बाद ये सोवियत संघ का था। उसके बाद हो गया सीटो 1954 ईस्वी में। उसके बाद था सेंटो जो 1955 ईस्वी में था। ये वर्सा पैक्ट यानी कि 1955, ध्यान रखेंगे इसको। 2 महाशक्तियों द्वारा परमाणु जखीरे एवं हथियारों की होड़ कम करने के लिए सकारात्मक कदम क्या क्या उठाए गए। तो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। अब सेटो और सेंटो के विषय में थोड़ा जानते हैं। सेटो क्या है, तो अमेरिका ने पूर्वी व दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। इन्हीं गठबंधनों को सेटो और सिंटो कहा गया है। अब क्या है सीटो क्या है, साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन इसका पूरा नाम हुआ। क्या है साउथ दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप, 1 नंबरिया में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसकी स्थापना 1954 में हुआ। इसका उद्देश्य था कि साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्व एशिया देशों की रक्षा। आप इसका जो है ना उद्देश्य को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब है सेंटो, सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रीय संधि संगठन। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ और इसका उद्देश्य था सेंटो का कि सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना, साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसके
बाद सोवियत संघ ने चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम, इराक से संबंध मजबूत किए। शीत युद्ध के फायदे, दायरे क्या हुए? शीत युद्ध के दायरे, विरोधी खेमों में बैठे देशों को के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए, संभावना रही मगर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्र में अधिक जनहानि हुई। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाई भी हुई। अब जानते हैं गुट निरपेक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का अर्थ सभी गुटों से अपने को अलग रखना। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है सभी गुटों से अपने को अलग रखना। अब है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? तो शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन ने जन्म लिया जो दो ध्रुवीयता में बंट रहे देशों से अपने को अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। इस आंदोलन का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन पड़ा। इस आंदोलन का नाम ही गुट निरपेक्ष आंदोलन पड़ा। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था, परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने को अलग थलग नहीं रखना था, अपितु इन्हें सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों से सरोकार था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना। तो सन 1956 में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांज टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। जिससे क्या हुआ? कहते हैं कि 1956 में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांज टीटो और भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की जिससे गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। अब है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम और ये कहाँ के रहने वाले थे, इसका देश दोनों याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपसे पूछ देगा कि जोसेफ ब्रांज टीटो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये यूगोस्लाविया हो गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो भारत के रहने वाले हैं। उसके बाद गमाल अब्दुल नासिर ये मिस्र के हैं। उसके बाद सुकर्णो जो इंडोनेशिया के हैं। और उसके बाद वामे एनक्रुमा जो घाना के हैं। अब है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ और इसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए। इसमें जो है ना 25 देश सदस्य शामिल हुए। 14वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन, ये 2014वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन 2006 में हुआ क्यूबा, जिसको हवाना में हुआ, ये क्यूबा में हुआ और 166 सदस्य देशों और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए थे इसमें। 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन ये 2016 में वेनेजुएला में हुआ। इसमें 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए थे। अब है गुट निरपेक्षता को अपनाकर भारत को क्या लाभ हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से ले पाया, ऐसे फैसले जिसमें भारत को लाभ होना ना कि किसी महाशक्ति को। दूसरा फायदा था गुट निरपेक्षता से भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरे की तरफ जा सकता था। ऐसे में कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र रह सकता था न दबाव बना सकता था। अब है भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का आलोचना। आलोचकों ने कहा गुट निरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है। भारत इसकी आड़ में अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। भारत के व्यवहार में अस्थिरग नहीं है। भारत में यानी कि 1971 की युद्ध में सोवियत संघ की मदद ली थी, कुछ नहीं तो यह मान लिया कि हम सोवियत खेमे में शामिल हो गए, जबकि हमने सिर्फ मदद ली थी। सोवियत संघ हमारा सच्चा दोस्त था, उसने हमेशा हमारी मदद की है। अब है गुट निरपेक्ष ना तो पृथकवाद है और ना ही तथास्तया। पृथकवाद यानी कि पृथकवाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखना, अर्थात बस अपने आप से मतलब रखना, बाकी किसी दूसरे से अलग रहना। ऐसा अमेरिका ने किया।
1789 से 1914 तक पृथकवाद को अपना के रखा था अमेरिका ने। अब भारत ने ऐसा नहीं किया था, गुट निरपेक्षता को अपनाकर, लेकिन पृथकवाद की नीति नहीं अपनाई। भारत आवश्यकता पड़ने पर मदद लेता था और दूसरे की मदद करता था। अब है तथास्तया। ये तथास्तया क्या है, इसको हम क्या कहेंगे? तो गुट निरपेक्षता का अर्थ तथास्तया का धर्म निभाना नहीं है। तथास्तया को अपनाने का मतलब है मुख्यतया युद्ध में शामिल नहीं होना, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद कर दे, और यह देश युद्ध को सही गलत होने पर कोई पक्ष भी नहीं रखते। गुट निरपेक्ष देशों ने तथास्तया को बिल्कुल भी नहीं अपनाया, क्योंकि भारत तथा अन्य देशों ने हमेशा से दोनों महाशक्तियों के बीच शत्रुता को कम करने का प्रयास किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों की अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था। यह देश गरीब थे। इनके सामने मुख्य चुनौती अपनी जनता को गरीबी से निकालना था। दूसरा पॉइंट है कि इसके लिए आर्थिक विकास जरूरी था, क्योंकि बिना विकास के कोई भी देश सही मायने में आज़ाद नहीं रह सकता। ऐसे में देश उपनिवेश यानी कि गुलाम हो सकते हैं। इसी समझ से नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में यूनो के व्यापार और विकास में संबंधित सम्मेलन UNCTAD अनकैटेड में नाम से एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली से सुधार का प्रस्ताव किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अल्प विकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होगा। यह देश अपने इन साधनों का इस्तेमाल करके अपने तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। यह देश अपना सामान पश्चिमी देश तक बेच सकेंगे। उसके बाद फिर कहा गया कि पश्चिमी देश में महंगाई या जारी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। उसके बाद फिर कहा गया कि अल्प विकसित देशों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके कि शस्त्र नियंत्रण संधियां, LTBT समिति परमाणु परीक्षण संधि, इसका स्थापना 5 अगस्त 1963 ईस्वी में हुआ। ध्यान रखेंगे। साल्ट सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 26 मई 1972 ईस्वी से 18 जून 1972 ईस्वी तक चला था। स्टार्ट यानी कि सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, ये 31 जुलाई 1991 से 3 जनवरी 1993 तक चला था। उसके बाद NPT परमाणु अप्रसार संधि, ये 1 जुलाई 1968 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, 1 जुलाई 1968 ईस्वी में। तो 5 परमाणु संपन्न देश ही परमाणु परीक्षण कर सकते थे, अन्य देश नहीं। इसमें कहा गया कि 5 परमाणु संपन्न देश ही परमाणु परीक्षण कर सकते हैं और अन्य देश नहीं। तो मेरे साथियों, इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमने बताए। बाकी इससे पहले भी हमने इसका पार्ट 1 बनाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ आप वो वीडियो देखेंगे। बाकी अब इसके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बचा है। अगर आपको इसके ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी ऐसे कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।